Hello dear students, this video is about UGC NET 2020. This is my second video about UGC NET 2020 NET JRF. In my first video, I have discussed the exam pattern which will be followed in this year. In that video, I have discussed that the exam pattern has changed. पहले एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन होता था, अब एग्जाम जो है ऑनलाइन होते हैं। पहले एग्जाम में 3 सेशन होते थे, अब जो है एग्जाम में 2 ही सेशन रह गए हैं। तो इस सब के बारे में हमने वहाँ पे देख लिया था। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग और आफ्टर नोइंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ माई एग्जाम विल बी कंडक्टेड, द सेकेंड स्टेप टू क्रैक एनी एग्जाम इज नो अबाउट दैट सिलेबस। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि सिलेबस के बारे में अगर आपको पता हो तो आप अच्छी तरह से किसी भी पेपर को जो है डेडिकेशन और हार्ड वर्क से क्लियर कर सकते हो। बट द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप if you want your hard work doesn't go in vain is you should know about your syllabus. I have told you that I have cleared my UGC NET, so I have done my masters in economics, and after my masters I filled the form of UGC NET while I was pursuing my masters. I have told in my first video that I could not clear UGC NET in my first attempt because of my neglection. मैंने जो है पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया था, but I cleared that soon after clearing my masters, because now जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था तो I came to know that कि paper 1 is equally important. So I will discuss the paper 1 as well, but here in this video I am going to discuss about paper 2 related to subject economics. I am going to go through the syllabus of economics. So starting from first subject, the first subject is microeconomics, and honestly speaking अगर मैं अपने point of view से बात करूँ तो मैंने अपने 100% में से अपनी 30% कंसंट्रेशन जो है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ही दी। द बेस्ट बुक फॉर क्लियरिंग यूजीसी नेट इन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में आप अपने नेट जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हो, तो बेस्ट बुक इज योर एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी बाय एच.एल. आहूजा। बुक थोड़ी मोटी है बट बुक बहुत अच्छी है। गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ बुक एच.एल. आहूजा। अगर आप उसकी एक एक लाइन को पढ़ते हो ना तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम। 30% माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मैंने ध्यान दिया था। तो कमिंग टू द सिलेबस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आ रहा है नेट के हिसाब से थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी यूटिलिटी को, यूटिलिटी की 3 जो हैं हमारे पास कंसेप्ट्स हैं यूटिलिटी की थ्योरीज को। एंड यूटिलिटी 2 तरह की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल को पढ़ेंगे हम, जिसमें हम ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड देन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व्स और प्राइस लाइन और बजट लाइन के बारे में। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज IQs एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट में, हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट कितनी तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी दैट। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क। इसमें हम पढ़े जा रहे हैं कि जब अनसर्टेनिटी है, इंश्योरेंस मार्केट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वी विल स्टडी लेमन प्रॉब्लम्स इन इट। हम पढ़ेंगे मॉरल हैजर्ड की प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी कि इनकी वजह से जो है इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं जब इकोनॉमी में रिस्क होता है और किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन क्लियर नहीं होता कि इसके बारे में मुझे एंड में आके क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो उस केस में हम डिसीजन कैसे लेते हैं। नेक्स्ट इज गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। गेम थ्योरी में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिसेस की हेल्प से हम गेम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर पे ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम नैश इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई एक पर्सन कोई एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने से सामने वाले की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टी।
इसमें हम डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, फिर उसके हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ेंगे, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, किंग डिमांड को कैसे होगा, कार्टल्स क्या होते हैं, मर्जर्स क्या होते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम किस तरह से सेट होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्राइस डिफरेंशिएशन क्या है, डंपिंग क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह की चीजें। नो डाउट द टॉपिक इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पर इसमें हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में भी स्टडी करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है जब आप इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को, हर एक चीज को जो है साथ में लेकर इकट्ठा इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है जब आप बाकी सारे सेक्टर्स में से सिर्फ किसी एक सेक्टर के इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे हो और बाकियों को आप कांस्टेंट मान रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइसेस में हम पढ़ेंगे, हमारी दो थ्योरीज आती हैं, मॉडर्न थ्योरी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं यानी कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनको प्राइसेस जो हैं उनके जो रेम्यूनरेशन है वो किस तरह से डिसाइड की जाती है। देन वी विल स्टडी पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमारी शुरू हो रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेटो ने जो है 7 कंडीशंस दी थी, 7 कंडीशंस, उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। उस कंडीशंस के ऊपर कार्डर एंड हिक्स ने कुछ कंसेप्ट्स दिए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। असमिटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड, अभी मैंने ऊपर बताया था कि एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है इंश्योरेंस मार्केट में आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती किसी चीज के बारे में, तो इम्परफेक्ट नॉलेज के केस में हम सही चीज को भी गलत मान लेते हैं या गलत चीज को सही मानकर उसको परचेज कर लेते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, और उसकी वजह से मॉरल हैजर्ड, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉरल हैजर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस मार्केट में मॉरल हैजर्ड की प्रॉब्लम पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस मार्केट में किसी का लॉस कम हुआ होता है लेकिन वो मोस्टली अपना लॉस जो है बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बताता है, तो दिस इज अ रिस्क, अ हैजर्ड, अ डेंजरस थिंग टू आर मोरालिटी, तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ वेलफेयर, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट आ जाएगी हमारी, बर्गसन क्राइटेरिया आ जाएगा एंड ऑल दी थ्योरीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ कमिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी बुक है एमएल सिंगन एंड शपीरो की बुक को मैंने फॉलो किया था। सो उसके अलावा और भी बहुत सी बुक्स आती हैं मार्केट में, आप उसको भी फॉलो करते हो, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने जो है एमएल सिंगन और शपीरो की बुक को फॉलो किया था। तो इसमें आ जाती हैं आपकी कैसे पता चलेगा इकोनॉमी में कितनी आउटपुट बननी चाहिए जब फुल एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा अचीव हो जाता है। इसके दो पेजेस हैं, एक क्लासिकल ने दिया था और एक केंद्रीय ने दिया था। फिर नेशनल इनकम के डिफरेंट कंसेप्ट इसमें आ जाता है हमारा, जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, फिर उनके मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन सब मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन नेशनल इनकम श्योरली। देन कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का कंजम्पशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर का मतलब होता है, मल्टीप्लायर मीन्स जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है कि मेरे इन्वेस्ट करने से मेरी इनकम कितने गुना बढ़ रही है, दैट कितने गुना, दैट हाउ मच वर्ड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, एंड एक्सेलरेटर भी सेम होता है विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन दैट टू। डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी क्या होती है, मार्केट में किस तरह से पता चलता है डिमांड फॉर मनी कितनी है एंड सप्लाई फॉर मनी कितनी है। डिमांड फॉर मनी के हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे फिशर की थ्योरी है, कैम्ब्रिज की थ्योरी है, इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। देन आईएसएनएम मॉडल जो है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। ये इक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस को ही स्टडी करता है। इन्फ्लेशन क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है। फिलिप्स कर्व का मतलब होता है, फिलिप्स कर्व में हम रिलेशन देखते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है कि नहीं। फिलिप्स कर्व इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट जो है लॉन्ग टर्म में हम पढ़ते हैं। देन इज माय मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट की जो है मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट के टैक्सेस और सब्सिडीज से रिलेट करती है, वो होती है फिस्कल पॉलिसी। कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, चीप एंड डेयर मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट कब चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, कब फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस।
इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में हमें पता है बिजनेस साइकिल का मतलब होता है बूम, डिप्रेशन, रिसेशन एंड देन प्रोस्पेरिटी। ये किस तरह से आता है और उनको किस तरह से स्टडी किया जाता है, इसकी कुछ थ्योरीज हैं वो इसमें आ जाएंगे। Next is statistics and econometrics. The first concept is probability. I already have uploaded a video in some parts on probability on my channel. Please do watch that. उसमें मैंने probability के concepts के बारे में डाला है and distributions और movements के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है. I will surely upload a video on central limit theorem as well. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा आपके मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, कोरिलेशन, रेग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब कुछ जो है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। फिर है सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप सैम्पलिंग के अलग अलग जो मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, इसके बारे में पढ़ोगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होते हैं। एक्चुअली हाइपोथेसिस होते हैं जब आप किसी चीज को चेक कर रहे हो, तो जो चीज आप चेक कर रहे हो दैट इज योर, जिस एजम्पशन पे आप चेक कर रहे हो दैट इज योर हाइपोथेसिस। जैसे लेट सपोज मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने किसी खेत में, मैंने किसी फील्ड में फर्टिलाइजर डाला है, तो उस फर्टिलाइजर के डालने से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सो दिस इज माई हाइपोथेसिस, ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि फर्टिलाइजर के डालने से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सो दिस इज माई हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इनको चेक करने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। Then next part is from econometrics, that is linear regression model and their properties, that is BLEU. इसमें हम Gauss Markov theorem के बारे में पढ़ेंगे। BLEU means best linear unbiased estimator, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। Then simultaneous equation model आ जाएगा, identification problem, discrete choice method and time series analysis, which is again from statistics. तो इन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका मैथ्स का पार्ट आ जाता है। इसमें आपके मैट्रिसेस आ जाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाएगी, सेट्स, फंक्शन, सीरीज, कैलकुलस, आपकी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये सब क्वेश्चंस जो है इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दो अलग अलग नेशन जब आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक्स कैसे है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट कैसे हैं, ये कैसे किया जाता है, यानी कि इसके टूल्स क्या हैं, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि हेक्सर-ओलन की थ्योरी है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, एडस्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, वो सारी इसमें आ जाएंगी। बीओपी, ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हो तो बीओपी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, बिकॉज जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेड कर रहे हो तो बहुत मैटर करता है कि आपकी इकोनॉमी के लिए ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट होती हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों कहते हैं, नाम से ही पता लगता है इट शुड बी इन बैलेंस, बट मतलब इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, बट समटाइम्स इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब इसको आप कैसे इक्विलिब्रियम में ला सकते हो। फिर ये तो हम इसमें मोस्टली हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, बट इकोनॉमीज में वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में इम्परफेक्ट कंपटीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे पढ़ा जाएगा। देन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप अपनी मनी को या आप अपनी किसी चीज को एक्सचेंज करो तो किस रेट पे करो। जैसे हमारा अगर हमें इंडिया में $1 अमेरिका से परचेज करना होता है तो हमें अप्रोक्सीमेटली, ये वेरी होता रहता है, लेट अस सपोज 70 रुपीज देने पड़ते हैं, तो एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो एक्सचेंज रेट भी कई तरह का होता है, पैक्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसकी थ्योरीज हैं, पीपी थ्योरीज हैं, बीओपी थ्योरीज हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मींस किस तरह से आप इसको फिक्स कर रहे हो, किस तरह से आप इसका लेन देन कर रहे हो। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड डंपिंग। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है अगर आप व्यापार को, आप ट्रेड को खुला छोड़ दोगे कि जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रेड कर सकता है, तो कुछ इकोनॉमीज को फायदा होगा तो कुछ को लॉस भी होगा। अल्टीमेटली ऑल इकोनॉमीज विल नॉट गेट बेनिफिट, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। अगर मैं अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में सामान भेजती जाऊंगी, उस कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे से कोई टैक्स नहीं लगा रहा, कोई बैरियर नहीं लगा रहा, तो उसका नुकसान उस कंट्री को होने वाला है। कैसे? क्योंकि मैं तो अपना सामान उस कंट्री में भेजती जा रही हूँ,
तो उस कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होंगे उनको मेरे से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर मैं अपना सामान वहां पे सस्ता बेच दूं, लाइक चाइना इज डूइंग, द कंसेप्ट इज डंपिंग, यहाँ पे डंपिंग लिखा है, तो ये इसमें ही आ जाता है। डंपिंग का मतलब होता है अपना प्रोड्यूस जो है किसी फॉरेन मार्केट में चीप रेट पे सेल करना, ताकि उस डोमेस्टिक मार्केट के प्रोड्यूसर का सामान जो है आपसे कॉम्पीट करें और योर सेल इज इंक्रीज्ड। तो अगर बैरियर नहीं लगाते हैं तो उस कंट्री को, जो कि इंपोर्टिंग कंट्री है, उसको नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, जो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ दो तरह के होते हैं। इसमें हम कोटास के बारे में भी पढ़ेंगे। देन आता है ट्रेड करने से क्या फायदा होता है। ट्रेड करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, गैट, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज एंड सो ऑन। गैट एंड डब्ल्यूटीओ, गैट जो है पहले था, गैट का ही जो है एक जिसका बोल सकते हैं सुधरा हुआ रूप, डेवलप्ड रूप जो है डब्ल्यूटीओ है। नेक्स्ट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। फिर आ जाती है पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसमें आप पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स का डिफरेंस क्या है। पब्लिक गुड्स का मतलब होता है जिसकी कंजम्पशन के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, लाइक चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, उसके लिए पे कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि कोई पब्लिक पार्क है, यू कांट से दैट कि ए और बी पर्सन है, ए टैक्स दे रहा है बी टैक्स नहीं दे रहा, तो ए कैन नॉट से टू बी, ए जो है बी को ये नहीं बोल सकता कि तू जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, तू गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, तो तू इस पार्क में नहीं आ सकता। इवन बी कैन। तो आप पब्लिक गुड्स की कंजम्पशन से किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट गुड्स में आप रोक सकते हो। अगर ए के पास एप्पल है, बी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बी लेना चाहे, ए से मांगे, तो ए कैन से दैट यू आर नॉट पेइंग फॉर दिस एप्पल, सो यू कैन नॉट कंज्यूम दैट। वो होते हैं प्राइवेट गुड्स। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है, माइक्रो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो जब किसी के कुछ करने से किसी और को फायदा होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज, एंड जब नुकसान होता है तो उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज। जब बाहर वाले को फायदा या नुकसान होगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के क्या सोर्सेज हैं, जिसमें टैक्सेस आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि वो टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से लगते हैं, किस पे लगते हैं, उस टैक्स को इकट्ठा करने का सरकार पे और पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें हम पब्लिक बजट के बारे में पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी, सरकार के। अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट एक्सपेंडिचर। अब इंडिया में मोस्टली, बाकी कंट्रीज में भी, बट मोस्टली इन इंडिया हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ऑलमोस्ट ज्यादा होता है। तो इसके लिए हमें पब्लिक डेट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हम डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मनी एंड बैंक। मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ेंगे हमारा मॉनेटरी सेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो है मेन बैंकिंग का जो रेगुलेटर है, दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज हम इसमें अपने आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अब इनका काम क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई करना। तो हम पढ़ेंगे मनी किस तरह से सप्लाई होती है, इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, करेंसी, ये दोनों करेंसी में आ जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होती हैं, इन सब के टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं, इन सब के बारे में इसमें जो है हमें पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस में क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, तो उसमें हम गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। मनी बैंकिंग में क्योंकि मॉनेटरी सेक्टर की बात की जाती है, तो इसमें हम गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड रेगुलेशन। कैपिटल मार्केट को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो? कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड टू मनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मॉनेटरी सेक्टर में कुछ एनबीएफआईज भी होते हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। आफ्टर माइक्रो, मैंने आपको कहा कि मैंने 30% अपनी कंसंट्रेशन माइक्रो पे दी थी, तो बाकी के 30% मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पर भी दी थी। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कि आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। इसके कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें से एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क, शुम्पिटर, रोस्टो, बैलेंस, ये थ्योरीज आती हैं। आई विल श्योरली अपलोड वीडियोस ऑन दैट। इसके कुछ मॉडल्स हैं, ग्रोथ के मॉडल्स हैं, हैरोडोमर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, सोलो मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल, कार्डर मॉडल, टेक्निकल प्रोग्रेस, जिसमें आ जाएगा एम्बॉडिड एंड डिसएम्बॉडिड प्रोग्रेस, एंडोजीनियस ग्रोथ। एम्बॉडिड एंड डिसएम्बॉडिड का मतलब होता है, डिसएम्बॉडिड का मतलब होता है जब आप न्यू इन्वेस्टमेंट किए बिना अपने आउटपुट को इंक्रीज कर, जैसे मैंने कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई टेक्निक चेंज नहीं की, मेरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिसएम्बॉडिड प्रोग्रेस। और अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करने के बाद
मेरी आउटपुट इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड कोड। फिर आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई मेरे कह देने से थोड़ा ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, शो भी करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कैसे हो। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, बहुत से इंडिकेटर्स हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो कि आजकल काफी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 इंडेक्स हमारे सिलेबस में है, PQLI, HDI एंड SDGs। उसके बाद है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जिसमें हम कुछ नेट का हाइपोथेसिस आ जाता है इसमें। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज का मतलब है कि इकोनॉमी में अगर पॉवर्टी है तो उसका इनइक्वालिटी से क्या रिलेशन है, किस तरह से डिपेंड करता है। फिर इसमें हम सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर की बात जो है वो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज माय एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। इसमें हम पढ़ लेंगे कि इन्वायरमेंट एक पब्लिक गुड कैसे है। अभी मैंने बताया पब्लिक गुड्स होते हैं जिसकी कंजम्पशन से आप किसी को रोक नहीं सकते। यू कैन स्टॉप एनीवन दैट कि तुम इन्वायरमेंट को यूज नहीं कर सकते, तुम इस पेड़ से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तुम इस हवा को नहीं ले सकते, तुम इस वाटर को यूज नहीं कर सकते, यू कांट से दैट। तो मार्केट फेलियर क्या होता है? अनसर्टेनिटी की वजह से पब्लिक गुड में आप किसी को कंजम्पशन को रोक ना पाने की वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि इससे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं इन्वेस्ट करने से, जिसकी वजह से मेरी मार्केट जो है फेल हो जाती है। इसमें हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिसमें पॉपुलेशन की थ्योरम आ जाएगी, कॉस्ट की थ्योरम आ जाएगी, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जैसे फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, एज स्ट्रक्चर क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है आपकी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से डिवाइड की हुई है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें आ जाएगा, जिसमें एनपीवी, आईआरआर आ जाएंगे, एनवायरमेंट गुड्स क्या होते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, लाइफ टेबल क्या होता है, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे टॉपिक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट 30% फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी सबसे डायनामिक कंसेप्ट है, सबसे वास्ट कंसेप्ट है, और सबसे यू कैन से दैट कि दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ जनरल नॉलेज। इसमें आप पढ़ोगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी, और अब क्या हो रही है। एक इंडियन इकोनॉमी में हम यहाँ पे 3 सेक्टर्स की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। उसमें हम पढ़ेंगे कि उसके स्ट्रक्चर पे क्या चेंज आया है, पहले उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, उसका पैटर्न क्या है, उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फिर डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में 2 तरह से होती है, या तो रूरल डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, जिससे आप अपने अगले सेक्टर को डेवलप कर पाओ। फॉरेन ट्रेड के बारे में हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बीओपी आ जाएगा, फॉरेन कैपिटल ट्रेड पॉलिसीज आ जाएंगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन। इसमें हम पढ़ेंगे, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो टैक्सेस हैं वो किस तरह से कौन सी गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है, कौन सी गवर्नमेंट जो है इम्पोज करती है, फाइनेंस कमीशन क्या है, इसका क्या काम है, एंड सो। देन रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, सरकार ने इनके लिए क्या किया है। द लास्ट वन इज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है बिकॉज these are the 3 problems which are वेरी मच प्रिवेलेंट इन इंडियन इकोनॉमी। ये इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये कैसे होती हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, और सरकार ने इसके बारे में, गवर्नमेंट ने, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने इन सबको खत्म करने के लिए क्या क्या किया। दैट मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। So this was all about the syllabus of economics. Now I will upload one by one video of all the topics. So please stay connected. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. Thank you.